नमस्कार, मैं रवि पंत। आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जब भी कंपनीज को अपने लाइफ टाइम में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कई बार ये डिसीजन लिया जाता है कि कैपिटल मार्केट से उठाई जाए बाय ऑफरिंग शेयर्स टू द पब्लिक। इसी को हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स बोलते हैं, आईपीओस बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, जो भी कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को लेके कंपनी पब्लिक के पास जाती है, बोलती है हमारे शेयर्स लीजिए, हम ये काम करते हैं और हमारे को पैसा दीजिए जिससे हम आगे काम करें। और जो कंपनीज होती हैं वो ये आईपीओ तो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार निकालती है, उसके बाद दोबारा कभी ज़रूरत होती है तो एफपीओस की बारी आती है, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। उसको फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग्स बोलते हैं। अभी हम आईपीओस को ही काम करेंगे। और उस केस में जो पब्लिक होती है वो कंपनी के शेयर्स, अगर उसको लगता है कि ये अच्छे हैं तो वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। कम से कम ये बुकिश टर्म है आईपीओस के लिए। आईपीओस आने का समय पूरे साल कभी भी आईपीओ आ सकते हैं। हाँ, ये और बात है कि जैसा अभी एक्सट्रीम बुल रन चल रहा है शेयर मार्केट का हमारे, ये ड्रीम टाइम है। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय मैक्सिमम आईपीओस लॉन्च होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत अच्छी वैल्यू पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, होप होती है, सब जगह सबको लगता है कि हाँ सारे शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमेशा से वो अच्छा ही परफॉर्म करते रहे हैं तो आगे भी करते रहेंगे। और इस वजह से एक्सट्रीम बुल रन में ये बहुत आसान हो जाता है आपको अपने शेयर्स को सेल करना, राइट। तो इसीलिए जो ये एक्सट्रीम बुल रन होता है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आईपीओज आते हैं। और आपने देखा भी होगा पिछले समय में बहुत सारे आईपीओज, रोज दो दो तीन तीन चार चार आईपीओज आपको मिलेंगे, या हर महीने आपको ठीक ठाक, आप ये लगाएं पिछले 6 महीने में मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा आईपीओज आए होंगे और सारे के सारे सक्सेसफुल हुए होंगे। अगर सारे नहीं तो भी मैक्सिमम सक्सेस हुए होंगे। और वो एक ही वजह है, मार्केट में एक्सेप्टेंस है, मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में डिमांड है, और इस वजह से जो आईपीओज होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये आईपीओज में दो तरीके से हम पार्टिसिपेट करते हैं। दो तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर है कि आईपीओज में पार्टिसिपेट करने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, दो सोच हो सकती है, दो विचारधाराएं हो सकती हैं। पहली, जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग गेन्स से बेनिफिट, यानी क्विक रिच कॉन्सेप्ट। क्विक रिच कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसमें कोई एक जो व्यक्ति है वो ये सोचता है कि ठीक है आईपीओ आ रहा है और मैं उस आईपीओ में पार्टिसिपेट करता हूँ, और अगर मेरे को अलॉटमेंट हो जाएगी तो लिस्टिंग गेन्स जो होंगे वो बहुत अच्छे होते हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ समय से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब भी रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे हैं और लिस्ट भी रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे हैं, यानी उनके लिस्टिंग भी बहुत अच्छे प्राइस पर हो रही है। अगेन रीज़न वही है, डिमांड और लिक्विडिटी का। लेकिन हाँ, लिस्टिंग है तो जिसको भी अलॉटमेंट मिलता है उसको लिस्टिंग में तो फ़ायदा होता ही है। तो एक इस विचारधारा में जब लोग काम करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही ध्येय होता है, वो होता है कि जिस समय पर कंपनी का जो शेयर है वो लिस्ट होगा, उस टाइम पर जो भी लिस्टिंग गेन होगा वो लिस्टिंग गेन लेंगे और बाहर हो जाएंगे। इसको क्विक रिच थॉट बोलते हैं। एकदम से हमारे को बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, 100%, 150%, जितने भी परसेंट पर वो लिस्ट होता है हमें वो पैसा मिलेगा, हम बाहर हो जाएंगे। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली सेबी ने अभी पीछे कोई एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी लिस्टिंग गेन के लिए ही मार्केट में आईपीओस के लिए आ रहे हैं। ये कैसे पता लगा कि जो होल्डिंग पीरियड है आईपीओ के लिस्ट होने के बाद वो बहुत कम है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी कम है, या रिटेल पार्टिसिपेशन भी लिमिटेड पीरियड के लिए है और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी लिमिटेड पीरियड के लिए है। मैक्सिमम टाइम लिस्ट होता है शेयर और उसके कुछ दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और उसके बाद सब लोग जिनको अलॉटमेंट हुई होती है वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं। एक और विचारधारा काम करती है, वो विचारधारा होती है सीरियस बायर की, वो विचारधारा होती है एक ट्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, जिसको लगता है कि मैं जिस समय कंपनी पहली बार मार्केट में आती है मैं उसी समय कंपनी के साथ हो जाऊं, मैं उसी समय कंपनी के शेयर्स ले लूं और कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करूं साल दर साल। ये ट्रू इन्वेस्टर होता है, या फिर यही एक जिसको बोलते हैं सीरियस बायर होता है कंपनी के शेयर्स के लिए। लेकिन क्या ये आईपीओस में जब आते हैं क्या उस टाइम पर हमें एक सीरियस बायर की तरह काम करना चाहिए?
देखिए क्विक रिच थॉट जो मैंने आपको बोला, लिस्टिंग गेन के लिए काम करना, वो हर व्यक्ति का विवेक है, हर इंस्टीट्यूशन का विवेक है। उसको लगता है कि उसको अपने किस्मत को आजमाना चाहिए, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, उस बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप सीरियस बायर हैं, सीरियस इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से अगर आप किसी कंपनी को में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि जिस टाइम पर आईपीओ आता है, देखिए जो बुकिश टर्म है आईपीओस की, वो तो क्या है कि जब भी कंपनी को फ्रेश इशू चाहिए होता है उस टाइम पर कंपनी आईपीओ लेकर आती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जो पहले जो कंपनी के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे भी कहीं ना कहीं जब एक्सट्रीम बुल रन होता है, जब मार्केट बहुत अच्छे समय से गुजर रहा होता है, तो क्योंकि उस टाइम पर मैंने आपको बोला लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत एक मिसमैच होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो जो हमारा थॉट है कि कोई एक शेयर हम लेंगे और वो एकदम से बढ़ जाएगा, ये वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आसान होता है हमारे को एग्जिट लेना। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो उनकी रणनीति ये होती है कि आईपीओज लेकर आएँ और हम एग्जिट ले लें। तो उस केस में क्या होता है, फ्रेश इशू या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। और उस केस में जब आईपीओ आता है तो जो भी पैसा आता है वो कंपनी के पास न जाके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाता है और वो अपना पैसा लेके बाहर चले जाते हैं। कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता। जब कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं आता तो कौन सा एक्सपेंशन, कौन सी ग्रोथ, कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ नहीं रहता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी मैं देखूं कि कोई एक आईपीओ आ रहा है तो मुझे इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं, कि क्या वो फ्रेश इशू है सारा का सारा। देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का कि वो सारा का सारा फ्रेश इशू है। कम से कम मुझे ये पता है कि कंपनी के पास जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा उसकी ग्रोथ पर लगेगा, और या फिर वो पैसा जो है वो एग्जिट ऑफ शेयर होल्डर्स है। अगर वो एग्जिट ऑफ शेयर होल्डर्स है, आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या मैं पैसा लगाऊं। दूसरा, जब कंपनीज अपने आईपीओस को लेकर आती हैं तो उस टाइम पर वो एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं जिसमें वो अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस के बारे में लिखती हैं कि कितने साल से कंपनी काम कर रही है, क्या सेक्टर में काम कर रही है, क्या उसका ग्रोथ रहा है, क्या उसकी सीएजीआर रही है, कैसे कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, कि कितने साल से प्रॉफिट में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों में जो बात गौर करने की है वो क्या है कि हमारे को उस प्रॉस्पेक्टस में जो लिखा होता है उसके लिए कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन सोर्स नहीं होता। मतलब सिर्फ इतना है कि जो कंपनी ने बोला हमें वो मानना पड़ता है, क्योंकि उसका वो सब प्रोस्पेक्टस में आने से पहले नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है तो मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। यहाँ मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्रोस्पेक्टस में जो लिखा होता है उस पर विश्वास ना करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि उसको वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट नहीं रहता हमारे पास, तो जो कंपनी बोल रही होती है हमें वो मानना होता है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब आईपीओ के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है तो कंपनी को अपने हर मटेरियल इम्पैक्ट, हर मटेरियल बोलते क्या कहते हैं अपडेट के लिए एक्सचेंज के साथ फाइलिंग्स करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी को कोई नया ऑर्डर मिला जो कि मटेरियल ऑर्डर है, कंपनी को उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ साझा करनी होती है। कंपनी के ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया या नया ऑडिटर अपॉइंट हो गया, या फिर कंपनी ने नया एमडी अपॉइंट किया या एमडी ने रिज़ाइन कर दिया। आप देखिए ये जितनी भी चीज़ें जो मटेरियल नेचर की हैं उन सारी चीज़ों को कंपनी जो है वो रिपोर्ट करती है एक्सचेंजेस से। अब सोचिए अचानक से आपको एक दिन पता लगता है कि कंपनी को 25,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। आपको इसको वेरीफाई करना है थर्ड पार्टी सोर्स से, तो आप जाएं एक्सचेंज पे जाएं और एक्सचेंज की फाइलिंग्स को चेक करें कंपनी की, और आप देखेंगे कि अगर वहां पर वो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, इसका मतलब जो कंपनी बोल रही है वो सही बोल रही है। देखिए सही वो पहले भी बोल रही होगी, लेकिन अब मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि जो कंपनी कह रही है वो ऑथेंटिक है। मेरे पास एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर मैं ये देख पाऊँ कि कंपनी जो कह रही है वो कितना सही है, कितने साल के लिए ऑर्डर मिला है, उसकी इंटरप्रिटेशन सारी वहां पे लिखी हुई होती है, राइट। तो ये चीज आईपीओ से पहले नहीं होती, यानी पोस्ट लिस्टिंग सब चीजें अवेलेबल होती हैं एक्सचेंजेस में, लेकिन प्री लिस्टिंग कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होती जो कंपनी की वेबसाइट के अलावा आपको कहीं पर मिल जाए। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है जब मैं किसी कंपनी को ट्रैक करना चाहता हूँ। तीसरा, जब हम कंपनी मार्केट में आती है तो देखिए जब वो मार्केट में नहीं होती, यानी जब वो अनलिस्टेड स्पेस में होती है, तो उसकी अलग कंपटीशन सेक्टर्स होते हैं, उसकी अलग पीयर कंपनीज होती हैं, उसके अलग इश्यूज होते हैं। जैसे ही वो लिस्टेड कंपनी बन जाती है उसका कंपटीशन लेवल चेंज हो जाता है, उसका पीयर लेवल चेंज हो जाता है, और वो एक डिफरेंट सिनेरियो में रन करती है, राइट। और उस केस में कंपेरेबल इवेंट्स नहीं है, दोनों डिफरेंट इवेंट्स हैं, प्री लिस्टिंग एंड पोस्ट लिस्टिंग। तो क्या होता है कि
ऐसे में हमारे को क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि जो कंपनी अब काम करेगी गोइंग फॉरवर्ड, लिस्टिंग के बाद हमें कंपनी को समय देना चाहिए 6 महीने साल भर का, साइड में बैठ के। देखिए हम कंपनी को पहले से ट्रैक करते आ रहे हैं, जब वो आईपीओ लेकर आ रही थी उससे पहले से वहां से हम ट्रैक करते रह रहे हैं कंपनी को। कंपनी ने पहला लिस्टिंग के बाद पहला क्वार्टर दिया, दूसरा क्वार्टर किया, तीसरा क्वार्टर किया, 1 साल, 1 साल 1.5 साल के बाद जब आपको ये समझ में आता है कि हाँ ये वही काम कर रही है कंपनी, या उसी परफॉर्मेंस को दोहरा रही है जैसा कि हमने आईपीओ में देखा था, उसके बाद मुझे कहीं लगता है कि आपको कंपनीज में सीरियस बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और फिर जब भी आपको एक मौका लगता है उस टाइम पर आपको बाइंग करनी है। तो यानी आईपीओ के टाइम से लेके उसको थोड़ा समय दीजिए, जिससे आपका जो कन्विक्शन है कंपनी को लेके वो और स्ट्रांग हो सके। देखिए मार्केट में ना सारा पॉइंट कन्विक्शन का है। अगर आपका जितना स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ आप कोई बाय करते हैं उतने आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। और एक और बात देखी गई है, कई बार क्या होता है कि कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है और जो रियलिटी होती है वो फर्क होती है। बहुत सारे आईपीओ ऐसे आए जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को, लेकिन उन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं किया। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे एलआईसी का हो, चाहे पेटीएम का हो, और ऐसे अनगिनत और एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जब कंपनी अपने आईपीओ लॉन्च करती है और वहाँ से लेके और उसके बाद जो कंपनी परफॉर्मेंस दे के जो भी काम करके अपनी लिस्टिंग ऑफ अपने शेयर्स की प्राइस को मेंटेन करती है, वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एक ही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अब पॉइंट क्या निकल कर आया? पॉइंट निकल कर आया कि क्या हमें आईपीओ को ट्रैक करना चाहिए? यस, ट्रैक करना चाहिए। पर क्या मुझे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए आतुर रहना चाहिए? उसमें मुझे लगता है कि जिन बातों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसके हिसाब से इट इज़ ऑलवेज गुड टू वेट। कंपनी को इतना समय दीजिए कि वो सेटल हो सके शेयर मार्केट में पोस्ट लिस्टिंग। और जब वो पोस्ट लिस्टिंग थोड़ा सेटल हो जाए, अपनी परफॉर्मेंस देने लगे और वो परफॉर्मेंस अलाइन हो सके उसकी पुरानी परफॉर्मेंसेस के साथ, आपको कंफर्मेशन मिलने लगे कि हाँ ये तो बिल्कुल सेम लेवल पे ही परफॉर्म कर रही है, उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्टिंग के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। और जहाँ तक लिस्टिंग गेन्स के लिए अपना किस्मत आजमाने वाली बात है, मैंने आपसे बोला ये आपका अपना विवेक है, आप अपने विवेक पर आधारित डिसीजन इसमें ले सकते हैं, लेकिन आईपीओ के लिए जल्दीबाजी ना करें। इनफैक्ट मैं आपको इसमें एक और बात बताना चाहूँगा कि जब हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द आईपीओज, शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, कोई 2 साल से, कोई पुराना आईपीओ जो कि 2 साल, जिसको 1.5-2 साल हो गए हैं, या उससे भी पहले से जो कंपनियां चली आ रही हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड है, वो एक अच्छा काम कर रही होंगी। वहीं पे आप कोई एक अच्छा सा जेम ढूंढिए और वहां पर इन्वेस्ट कीजिए। देखिए पैसा आपका है, बहुत मेहनत से आपने कमाया हुआ है, और उस पैसे को सिर्फ र्यूमर्स के बेसिस से इन्वेस्ट ना करिए। अपने अपने पैसे को बहुत सेव करते हुए आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको लॉस ना हो। मार्केट से हमारे को प्रॉफिट कमाना है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है।